हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कॉम्पिटिशन। जेई मेन की जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम सारे बच्चे दे चुके हैं। अब बच्चों के मन में सवाल ये है कि सर एडवांस्ड के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें। पहली बात तो जिन बच्चों का पेपर जेई मेन का अच्छा नहीं गया है वो वापस से जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट पर फोकस करें और उसमें अच्छी परसेंटाइल लेके आए और उसके बाद जो 40 दिन बचते हैं उसके अंदर एडवांस पर फोकस करें। लेकिन जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंट है कि वो 98 परसेंटाइल या मोर ले आएंगे, जनरल वाले बच्चे वो है ना एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एडवांस में फिजिक्स में किस तरह से अच्छा कर सकते हो, फिजिक्स में अच्छा करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज स्मॉल एज पॉसिबल, बट मेरे को जितनी बातें बोलनी होती तो मैं बोल के ही रहूंगा। फिर भी अगर मेरे से कोई बात छूट जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। पिछले 6-7 दिन से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए, फ़ोन आए और मैंने हर बच्चे को मतलब मोस्टली सवाल ये थे कि सर एडवांस के लिए क्या करें। तो जो भी बच्चे के जो जहाँ पर एग्जैक्टली बच्चा खड़ा है उसके जेईई मेन के जो मार्क्स हैं, जो उसने सोच रखे हैं मेरे इतने लगभग इतने आ जाएंगे, जो उसकी तैयारी है, जो उसका एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, उसके हिसाब से मैंने हर बच्चे को कुछ ना कुछ बताया कि बेटा तो ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बट फिर मेरे मन में ऐसा था कि मैं सारे के सारे बच्चों से एक जेनरिक बात भी कर लूँ, एक है ना एक ब्रॉडर वे में बात कर लूँ कि एग्जैक्टली फिजिक्स को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस्ड की फिजिक्स से रिलेटेड ही है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात ही मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। ऑल दो मतलब बाकी सब्जेक्ट के नेचर में भी कुछ ना कुछ ऐसे फिजिक्स के साथ कॉमनिटीज तो होती है, तो यहाँ पर कई कई बातें ऐसी भी हो सकती है जो बाकी सब्जेक्ट में काम आए, बट मैं बात सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के डोमेन में ही करूँगा। सबसे पहली बात तो यार देखो ये कि ना फिजिक्स का जो जेई मेन है और जो जेई एडवांस है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब जेई मेन और जेई एडवांस जो है ना दोनों के अंदर मैथ स्टफ ही पूछते हैं, तो बच्चा पहले से प्रिपेयर्ड होता है। बच्चे की जो तैयारी है ना वो भी उस हिसाब से होती है। बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि यार जेई मेन के अंदर मैथ्स का सवाल टफ आएगा, तो मुझे 25 के 25 सवाल नहीं करने। कोई 15 हो गया तो मेरा पेपर बहुत ही बढ़िया चला जाएगा, 18 हो गया तो मैंने मचा ही दी, 12 हो गया तब भी मेरा पेपर बढ़िया आ गया है। लेकिन फिजिक्स के अंदर वो क्या सोच रहा था कि यार 25 में से मेरे 20 सवाल सही होने चाहिए, 18 सही होने चाहिए, या फिर मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी है तो 25 में से 25 सवाल मेरे सही होने चाहिए। लेकिन जैसे हम एडवांस में आता है वहां पर मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैथमेटिक्स वहां पर भी टफ पूछ रहे हैं, मेन में भी टफ पूछ रहे हैं, तो बच्चा पहले से यूज टू है कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर सारे सवाल नहीं करने होते, और उसकी जो तैयारी है उसके अंदर भी मैथमेटिक्स से टफ सवालों को किस तरह से मैनेज करना है, मैनिपुलेशन को कैसे मैनेज करना है, वो लगातार ये बातें सोचते रहता है। और उस कारण से उसको मेन और एडवांस के अंदर बहुत ज्यादा गैप ऐसे दिखता नहीं है। बट फिजिक्स के अंदर जैसे वो एडवांस में एग्जाम देने आता तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं। उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया है ना, मेंस में मेरे सारे सवाल बन रहे थे, या एडवांस में कोई सवाल हिल ही नहीं रहा, बिकॉज द डिफरेंस इज ह्यूज। मेरे ख्याल से शायद 28 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट को छोड़ दे तो फिजिक्स इन जनरल थोड़ा सा मतलब आसान ही जेई मैंने पूछा है, और बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड पूछा है। 28 की मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा तो फॉर्मुला बेस्ड ही है, बट ठीक है फिर भी पर ऐसा मान सकते हो रिलेटिवली बाकी शिफ्ट के मुकाबले टफर था। जेई मेन में फॉर्मूले के बाहर का कोई सवाल ही नहीं पूछते जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सोचना पड़े, आपको डेरिवेशन का आइडिया हो, आपको डीप लर्निंग का आइडिया हो, तभी जाके सवाल बने, ऐसा नहीं होता। लेकिन एडवांस के अंदर तो मान के चलो कि 60 से 70% सवाल आपसे तभी होंगे जब आपको उस बात का बेसिक आइडिया होगा, आपको उसके एकदम डीप लर्निंग होगी, आपको एक एक बात की गहराई का अच्छे तरीके से आइडिया होगा, डेरिवेशन तक का आइडिया होगा, तब जाके वो सवाल आपसे बनेगा। तो जब बच्चा जेई मेन का सवाल कर रहा है तो अगर उसने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रट रखे हैं और हर फॉर्मूले पर अगर उसने 10-10 सवाल कर रखे हैं, उसको यूनिट्स अगर बेटर तरीके से लिखनी आती हैं, यूनिट्स मैनेज करनी आती हैं, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस करनी आती है, तो बड़े आराम से 100 में से 100 नंबर भी फिजिक्स के अंदर ला सकता है। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को मैनेज करना आना चाहिए और कैलकुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए, तो 100 में से 100, 100 में से 95, 80 ऐसे नंबर बड़े आराम से ला सकता है। लेकिन वही बच्चा सिर्फ फॉर्मूला रट के अगर मान लो कि एडवांस के एग्जाम अगर गया तो वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करा के आएगा, क्योंकि एडवांस का जो पेपर है वो फिजिक्स के अंदर अच्छा ही पूछते हैं। उसके लिए आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, डीप लर्निंग होनी ही चाहिए, आपको एग्जैक्टली हर कॉन्सेप्ट का आइडिया होना ही चाहिए, तब जाके ही सवाल बनेंगे। हाँ, 30-40% सवाल अब भी आपको आसान मिल जाएंगे, लेकिन जो पैटर्न है, जो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, मैट्रिक्स मैच है, कॉम्प्रिहेंशन है, डेसिमल वाले जो सवाल है, वो पैटर्न उस पेपर को थोड़ा सा टफ बना देते हैं और बच्चे के लिए इस तरह के सवालों को एक्सपोजर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जेई मेन की जो फिजिक्स है और जेई एडवांस की जो फिजिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर का सब्जेक्ट है, सर इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। मैं जो फैक्ट है, जो सच्चाई वही बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर बच्चा प्रिपेयर्ड होता है। इवन केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि केमिस्ट्री जेई मेन और एडवांस में उतना बड़ा गैप नहीं है जितना बड़ा गैप फिजिक्स के अंदर है। एडवांस्ड की फिजिक्स जो है वो बच्चे और उस बच्चे के टीचर दोनों की ही औकात बता देती है कि भाई तुम हो कौन।
जेई मेन का पेपर देखकर जैसे बच्चे वापस आते हैं तो हर बार मैं सोचता हूँ कि यार काश इन बच्चों को थोड़ा सा और कम पढ़ाया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इतना सब पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे बच्चा जेई एडवांस का एग्जाम देख के जब वापस आता है तो लगता है कि यार काश इन बच्चों को थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाया होता और कुछ और बातें बताई गई होती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो एडवांस का जो पेपर है वो हमेशा ही आपको चैलेंज करेगा, आपको मतलब बच्चे को इवन एज वेल उसके टीचर को दोनों को ही चैलेंज करेगा। तो वो एक्चुअल औकात तो एडवांस का एग्जाम बताएगा बताएगा। तो एडवांस में फिजिक्स में बहुत डिफरेंस है। कोई बच्चा ये ना मान के चले कि सर मेरे तो जेईई में 80 नंबर आ रहे हैं, मैं तो फूडू हूँ, मतलब मैं तो न्यूटन नहीं हूँ, मैं तो फूड दूंगा, ऐसा नहीं है। एडवांस में आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि मैथ्स से ज़्यादा मेहनत आपको फिजिक्स में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में आपको मेहनत करने की आदत पहले से है। मैथ्स में टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आपको पहले से पता है। मैथ्स के अंदर सवाल कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, इसकी आदत आपको पहले से है। फिजिक्स में नहीं है आपको आदत। तो जो मैं फिजिक्स का पेपर आता है ना, वो शौक देता है बच्चों को कि यार पूरे साल भर तो मेरी फिजिक्स फेवरेट थी, अब क्या हुआ, अब वो औकात बता रही। ठीक, तो पहला बड़ा पॉइंट ये है कि फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है, उस नेचर के साथ दोस्ती करें, है ना। उस पहले डिफरेंस को समझें, उस डिफरेंस को समझकर उसके साथ समय बिताएं और सोचें कि यार ये जो डिफरेंस है इसका तो मैं कैसे मैनेज करूँ, जो मेंस की जो फिजिक्स है और जो एडवांस फिजिक्स है उसको गैप को कैसे फिल करूँ, कैसे मेहनत करके इस गैप को कम से कम करने की कोशिश करूँ और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। लगातार सोचें, और अगर ये गैप फिल हो गया तो हम बिल्कुल फोड़ ही देंगे। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि अब जब सवाल करें तब हमेशा ही इस बात को ध्यान रखें कि अब सिर्फ फॉर्मूले से सवाल बने, इस बात के चांसेस बहुत कम है। पूरे के पूरे इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे ढंग से आना चाहिए। सवाल के अंदर जो डीप, जब हम सवाल करेंगे तो उसमें डीप लर्निंग इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिया और सवाल बन गया, ऐसा नहीं होगा। हमें फॉर्मूले के हर एक बात का अर्थ एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अगर बर्नौलीज थ्योरम में पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रख दी और आंसर आ गया, ऐसा मेंस में होता है। एडवांस में सवाल तभी बनेगा जब आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि प्रेशर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रो जी एच है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ रो वी स्क्वायर एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड के जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो रो जी एच है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस लिक्विड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो पी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन बाय द प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक तरीके से ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो चलो इसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। जब तक ये डीप लर्निंग आपको एग्जैक्टली हर टर्म का बेसिक आइडिया ना हो कि ये टर्म क्या है, तब तक हमसे सवाल नहीं बनेगा। मेंस में बन रहा था, मेंस में पी दे दिया, एच दे दिया, वी पूछ लिया, सवाल बन रहा था। यहां नहीं बनेगा, यहां जब तक मुझे अर्थ ना पता हो तब तक मेरे से सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो जो डीप लर्निंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हर एक बात का आइडिया बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में जैसे एग्जाम्पल बोलता हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बेसिक आइडिया उस कॉन्सेप्ट का होना चाहिए कि यार टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ तब लगती है जब एक्सटर्नल एजेंट का और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन का जो सम है या तो वो जीरो है या दोनों इंडिविजुअली जीरो। सिर्फ उस केस में ही मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं लगा सकता हूं। ये डीप लर्निंग पता होनी चाहिए। जेई में तो सीधा दिख जाता है कि हाँ भैया ये वाला सवाल तो मैंने 50 बार कर रखा है, इसमें तो टीएमएसी लगाते हैं। सोचता नहीं बच्चा कि टीएमएसी क्यों लगता है, क्यों लगता है, यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो डीप लर्निंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डीप लर्निंग डेवलप होती है डेरिवेशन से। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है क्या। जेई एडवांस में ये नहीं कहेंगे अच्छा डिराइव करो, है ना, ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है यार, है ना, तुम तो है ना किसी तरीके से है ना ये वाला फॉर्मूला डिराइव करो, है ना, बर्नौलीज डिराइव करो, रेनॉल्ड नंबर डिराइव करो, ऐसे नहीं, ये थोड़ी बोलेंगे कि ये चीज़ डिराइव करो, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिराइव करो, है ना, या फिर डॉपलर इफेक्ट डिराइव करो, नहीं बोलेंगे। लेकिन डेरिवेशन जब बच्चा करता है तो उसको एग्जैक्टली आइडिया लगता है कि व्हाट्स हैपनिंग, एंड दैट व्हाट्स हैपनिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेव मेरी तरफ आ रही है, मैं वेव की तरफ जा रहा हूं, मैं वेव की तरफ अगर जा रहा हूं तो मैं जितनी वेव की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा सुनूंगा। ठीक है, फॉर्मूले से डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले से आता है, उससे जीमेन का सवाल भी बनता है। लेकिन एडवांस का कोई टफ सवाल होगा वो तब बनेगा जब मुझे इस बात का आइडिया हो, बेसिक फीलिंग हो कि जब मैं वेव की तरफ जाऊंगा तो उस पूरे के पूरे वेव के पैटर्न को मैं फास्टली क्रॉस कर लूंगा, और अगर मैं फास्टली क्रॉस कर लूंगा तो पूरे के पूरा वेव जो है वो मेरे से कम समय के अंदर मेरे को पार करेगा, और कम समय में अगर पार करेगा तो टाइम पीरियड कम होगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर मैं उसी वेव से दूर जा रहा हूं तो उस वेव को मुझे पार करने में ज्यादा समय लगेगा, तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये बेसिक आइडिया कब लगेगा, जब आपको डेरिवेशन पता होगी कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग।
आपको जब मैंने क्लास में पढ़ाया तो मैंने ऐसे कोई फॉर्मूला लिख के थोड़ी पढ़ा था कि हाँ ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ दो। मैंने हर बार हर चीज़ को, जो जो चीज़ें 11th और 12th क्लास में डिराइव की जा सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें डेरिवेशन के लिए सिखाई, इसलिए कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है भैया। वरना जेई मेन का तो बच्चा सवाल देख करके आता, वो बोलता है कि अरे यार सर ने क्या क्या पढ़ा दिया, फॉर्मूले सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन जो एडवांस का एग्जाम होगा ना, वो बताएगा कि सर ने ऐसा ऐसा क्यों पढ़ाया। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल पढ़ो, सवाल के अंदर एकदम एग्जैक्टली सोचो कि व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, दिख रहा है। और वो जो हर कॉन्सेप्ट है, हर जो डीप लर्निंग है, उसको गहराई से सोचो। डेरिवेशंस को देखो, डेरिवेशंस के अंदर क्या क्या तुमने एजम्पशंस लिए, उनको देखो, उनकी कैलकुलेशंस को देखो, गहराई से हर बात को समझने की कोशिश करो। इसमें हर सवाल के अंदर तुम हल्के फुल्के कुछ वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हो। मान लो कि कोई सवाल तुम्हें दे रखा है ना, और कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फेंक दिया, और बहुत टफ सा सवाल है, तुमने पूरे पूरे सवाल को बढ़िया तरीके से कर लिया। फिर ये सोचो कि यार अगर इलेक्ट्रॉन ना होता और प्रोटॉन होता तो क्या होता। फिर थोड़ा सोचो, है ना, 5-10 मिनट तक सोचो कि यार ये होता, ये इधर ना जाके इधर जाता, फिर ऐसा होता, इसका साइक्लोइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कम होता, ज़्यादा होता, वगैरह वगैरह। उसमें वेरिएशन सोचने की कोशिश करो कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। ठीक है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पर ब्लॉक जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अगर ये सरफेस रफ होती तो क्या होता। हो सकता है कि उसका जो आंसर है वो हम ना निकाल पाए, हो सकता है कि वो कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए जो हम सोल्व ना कर पाए, लेकिन उसको बेसिक लेवल पे सोचो, उसको कॉन्सेप्ट लेवल पे सोचो कि अगर ये सरफेस रफ होती तो क्या होता, अगर ये सरफेस रफ होती तो एग्जैक्टली क्या होता। तो बस मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी कैलकुलेशन करो, बट उसके वेरिएशंस के साथ जो एंगल्स उसको सोचने की जरूर कोशिश करो। एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको फेंक दिया, है ना, उसके प्रोजेक्टाइल रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सब सोच लिया। कभी कभी भी सोचो कि मान लो एयर रेजिस्टेंस के अंदर निकालने की कोशिश करें तो क्या फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि मैं डिफरेंशियल सोल्व ना कर पाऊं, लेकिन लेट्स ट्राई इट, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो क्या पता, भले मैं इक्वेशन सॉल्व कर ना पाऊं, लेकिन एग्जैक्टली पता लगेगा हो क्या रहा है, कुछ आइडिया तो लगे। तो हल्के फुल्के वेरिएशंस भी आप सवालों के अंदर लगातार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं किसी वेरिएशन के पीछे पड़ गए कि मुझे ये वाला आंसर चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं। बट एक वेरिएशंस लगातार आप लगातार सोचते रहें। हालांकि कई बार वेरिएशंस ना मैथमेटिक्स में काम नहीं करते, है ना। कोई बच्चा बोलता है अच्छा ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर का करके देखते हैं, तो वो वहाँ वहाँ मामला नहीं बैठता। लेकिन फिजिक्स में वेरिएशन सोच सकते हो, मैं ये नहीं कह आंसर निकालो, बस सोच सकते हो, वो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझने की अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, तीसरी बात, जेई एडवांस इज नॉट मच अबाउट स्पीड। देखो यार, जेई मेन का जो एग्जाम है ना, वो तो अबाउट स्पीड था, लेकिन जेई एडवांस के एग्जाम में अगर स्पीड कम भी हो ना तो चलेगी। अगर आपकी बढ़िया एक्यूरेसी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर आपको कैलकुलेशंस करनी आती हैं, आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, आप खूब सारे नंबर ऑफ सवाल करके आए हो, तो काम बन जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ऐसा बोलता हूँ कि लेट से जेई एडवांस में फिजिक्स के 18 सवाल पूछे, एंड आइडियली ये 18 सवाल मुझे 60 मिनट में करने हैं। तुम एक बार के लिए सोचो कि मुझे 18 नहीं करने, इस 18 के अंदर 5 सवाल भयंकर टफ है, या फिर किसी ऐसे टॉपिक के हैं जो मैंने नहीं पढ़ के आया, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, छोड़ दो उनको। 13 सवाल बचे, 12 सवाल बचे, लेट से 12 सवाल बचे, वो जो 12 सवाल है उसके लिए 60 मिनट है, तो पर सवाल आपके पास 5 मिनट है। अगर आप आराम से बढ़िया से सोल्व करो तो 5 मिनट के अंदर एडवांस का सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। So it's not about the speed, it's not all about the accuracy, it's all about the concept building, it's all about applying the concept। आपका जो IQ है, एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल्स है, उसका ज़्यादा खेल है। यहाँ पर स्पीड का उतना बड़ा रोल नहीं है। जेई मेन तो प्योरली स्पीड पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन ये स्पीड बिट सेट तो और ज़्यादा स्पीड पर डिपेंडेंट है, ये स्पीड पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो स्पीड इज नॉट द की, होनी चाहिए ऑफ कोर्स। कोई दो बच्चे हैं, उन दोनों में सारी चीजें क्वालिटी सेम है, लेकिन ए वाले बच्चे की स्पीड बी वाले बच्चे के मुकाबले बेटर है, तो ऑफ कोर्स उस बच्चे के रैंक ज्यादा अच्छी आएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर स्पीड इज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिटरमाइन द रैंक। ठीक है, तो ऐसे में कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा फोकस करो, आराम से इत्मीनान से देखो, सवाल को छांटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर कॉन्सेप्ट लगाना इंपॉर्टेंट है, उसका समय बिताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस को बेटर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पीड कई बार अगर ऊपर नीचे होगी तब भी काम चलता है, सारे सवाल ना करो तब भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस रिलेवेंट क्वेश्चंस। जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हो बड़ा वही करें। उसमें बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या सीक्वेंस रखें। देखो यार, इसमें ना दो चीज़ें आप पैरेलल में चला सकते हो। पैरेलल में दो क्या चीज़ें चला सकते हो, एक तो तुम पैरेलल में चलाओ कैट्स, तो कैट्स का लेक्चर कर लिया और कैट्स की डीवीपी कर ली। ठीक है, कैट्स मतलब बेटा जो अपना कंपटीशन का जो एडवांस का जो कोर्स है वो है, कंपटीशन के सारे बच्चों को कैट्स का कोर्स सबको मिल जाएगा। बाहर वाले बच्चे जो है वो बेटा इसको बाय कर सकते हैं, 30 जैन 2025 से ये आएगा, और ये उसकी डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप चाहो educompetition.com या फिर competition.com या इनकी ऐप से आप इसको बाय कर सकते हो। कोई शंका हो तो 7410900901 की जगह 678 लगा सकते हो। इस पर आप कॉल करके कैट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो
रिलेवेंट क्वेश्चंस करें। रिलेवेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले ये कि अपने कंपटीशन वाले सारे बच्चे तो कैट्स जो है उसको निपटाएं, कैट्स के साथ कैट्स की डीपी कर लो, ये हो गया। इसके पैरेलल में अगर आपने शीट की अगर एक्सरसाइज 2 नहीं किए तो उसको करो। आपके पास डीपीपीज आ रखे हैं, डीपीपीज में मेंस और एडवांस पहले से लिखा हुआ है, आप वो जो एडवांस वाली डीपीपी है वो कर लो। लेकिन अगर आपको कैसे मुझे जेई मेन की प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी तो मेंस वाली भी कर लो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव इन योर हैंड्स। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा एज की शीट है, बट आप उसके बाद एक्स्ट्रा एज की शीट कर लो। ऑब्वियस बात है कि सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी आपसे, इसका अगर मान लो कि 70% अगर 60% अगर हिस्सा कंप्लीट हो रहा है दैट इज टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चन ही करें। व्हेन आई से रिलेवेंट क्वेश्चंस करें तो मेरे कहने का अर्थ ये भी है कि जो 2005 और उसके बाद का जो पैटर्न है उसके अंदर जो सवाल हैं वो थोड़े अलग टाइप के पूछ रहे हैं। वो मैच द कॉलम पूछ रहे हैं, मैट्रिक्स मैच पूछ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहे हैं, डेसिमल वाले सवाल पूछ रहे हैं, इंटीजर पूछ रहे हैं, एससीक्यू पूछ रहे हैं, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग पूछ रहे हैं, मोर देन करेक्ट क्वेश्चन विद पार्शियल मार्किंग पूछ रहे हैं। हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं वो लोग बात। तो आपको इस तरह के हर तरह के सवाल का एक्सपोजर होना चाहिए, और ये सारा का सारा एक्सपोजर आपको इस सारे के सारे मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। आप इस तरह के सवालों को ज्यादा करें, बहुत ज्यादा फोकस जो है ना वो एससीक्यू और इंटीजर पे ना करें, क्योंकि एससीक्यू और इंटीजर के साथ आप पहले से ही काफी हैबिचुअल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एससीक्यू और इंटीजर नहीं आएंगे, आएंगे, बट आप उसके लिए हैबिचुअल हैं, तो उसके बजाय उन सवालों पर ज्यादा फोकस करें जो आपके लिए फ्रेश हैं, नए हैं। वो कौन से हैं? मोर देन वन करेक्ट, मैच द कॉलम, मैट्रिक्स मैच, कॉम्प्रिहेंशन। इस तरह के सवाल वो हैं जिनके साथ आप अभी उतने कंफर्टेबल नहीं है, पिछले 3-4 महीने से तो आपने उनको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा है। तो इस तरह के सवालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन करना तो अपने आप में कला है। बच्चों को चारों कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके बावजूद वो कोई ना कोई ऑप्शन टिक मारने से रह जाता है उससे, जस्ट बिकॉज कि उसने मोर देन करेक्ट क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। अरे करो, हो जाएगा। मैट्रिक्स मैच का सवाल करना अपने आप में कला है। मैट्रिक्स मैच का सवाल कैसे होगा? जब हम कम से कम अब से लेकर एक्चुअल एग्जाम के बीच में पर सब्जेक्ट कोई 50 से 60 अगर मैट्रिक्स मैच सवाल करेंगे, तब जाके हम एक्चुअल मैट्रिक्स मैच का सवाल होगा उसको करने के काबिल बनेंगे। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि तुम इन सारे के सारे मटेरियल के अंदर प्लस अपनी जो एडवांस की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को तुम बड़े आराम से ओवरकम कर लो कि तुम्हें एक्चुअल वहां पर लगे हाँ इस तरह का सवाल करके आया हूं। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के साथ टाइम स्पेंड करो। अब इसमें कोई कोई बच्चे कहते हैं कि सर इरोडो कर लूं, कर सकते हो, देखो मना नहीं है, लेकिन इरोडो के अंदर सवाल है सब्जेक्टिव, तो वहां पर आपके पास सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें सवाल में सीखने के लिए सवाल का टाइप नहीं ना। वही अगर मान लो इरोडो का सवाल कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में हो, वही इरोडो वाला सवाल अगर मान लो इंटीजर की फॉर्म में हो, क्योंकि वो तो सवाल कैसे पूछ रहे हैं, वेरिएबल्स के अंदर पूछ रहे हैं, जे कैसे पूछ रही है, न्यूमेरिकल में पूछ रही है। तो वही इरोडो का सवाल अगर मान लो कि न्यूमेरिकल में कन्वर्टेड है, वही इरोडो का सवाल मान लो कि पैराग्राफ में कन्वर्टेड है, वही इरोडो का सवाल अगर मान लो कि मैट्रिक्स मैच में कन्वर्टेड है, वो ज्यादा यूजफुल है। ये वाला सवाल जो है दो पर्पस फुलफिल कर रहा है ना, एक तो कॉन्सेप्ट भी बेटर कर रहा है, प्लस सवालों के टाइप के साथ भी आपकी दोस्ती करा रहा है। लेकिन वो जो इरोडो का तो सिर्फ सब्जेक्टिव सवाल है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट ही बता रहा है, आपको एक्स्ट्रा बातें नहीं बता रहा, आपको जो सवालों के साथ दोस्ती करने वाला काम है ना वो नहीं कर पा रहा। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन जो किसी भी अच्छी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव है, उसको हम इस तरह के सवालों में कन्वर्ट करके आपसे कैसे न कैसे पूछ ही लें, चाहे टेस्ट में पूछ लें, चाहे डीपीपी में पूछ लें, चाहे किसी और तरीके से पूछ लें, हम लगातार आपसे पूछते रहेंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी, आपको तो सिर्फ और सिर्फ जो हमने आपको दिया है सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही ध्यान देना है। फिर भी कोई बच्चा बोलेगा सर मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, सर मेरा सारा मटेरियल डन है, अब बताओ क्या करूं? आपको तो सिर्फ और सिर्फ वी आर जस्ट वन फोन कॉल अवे, आपको कॉल करना है या फिर मैसेज करना है कि मेरा काम डन है, मुझे और चीज़ भेजो, भेज देंगे। हालांकि चांसेस बहुत कम है, जितना मैंने बोला है उसका अगर मान लो कि 60-70% होगा तभी काफी है। फिर भी कोई बच्चा बोलते कि मेरा काम डन है, तो उस बच्चे को और काम मिल जाएगा। यू नीड नॉट टू हेजिटेट, आपको तो सिर्फ और सिर्फ आदेश करना है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन करें सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या, रिलेवेंट क्वेश्चन ही करें। अब रिलेवेंट क्वेश्चन में कोई बच्चा क्या सोचता है कि सारे सवाल टफ करूंगा। वो बच्चा है बिल्कुल सिंपल, उसके कॉन्सेप्ट कुछ खास हाई फाई है नहीं, बिल्कुल उसको सिंपल बातें पूछ ले तब भी वो ना घबरा जाएगा, लेकिन वो सीधे खतरनाक वाला सवाल करता है, पता नहीं क्यों। और वो उसमें से कई बार तो वो वाला सवाल करता है जिसका जेई से कोई रिलेवेंस ही नहीं है, कोई दूर दूर तक जेई एडवांस में पूछ ही नहीं सकते, फिर भी वो वही इकलौता सवाल करना उसको जो एक्सट्रीम टफ है, और वो उस एक्सट्रीम वाले टफ सवाल को बिल्कुल इस जेई मेन लेवल की तैयारी की जस्ट बात करने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो हार मान जाता है कि यार इतने टफ टफ सवाल मेरे से हो नहीं रहे, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे जेई एडवांस में लेट्स से जिसके अगर 36 सवाल हैं तो 36 में जो वो वाला लेवल का सवाल है ना, वो हो सकता है कि पूरे पेपर में सिर्फ एक पूछे, और वो हो सकता है कि वो एक सवाल भी कोई इक्का या दुक्का बच्चा करके जाए, बाकी 35 सवाल जो है ना वो डुएबल है।
आपको तो क्या करना है कि आपको उन बाकी 35 सवालों के ऊपर फोकस ज्यादा करना है। वो वाला सवाल भी करो, मना नहीं, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए कम से कम सीढ़ियां चलो, लिफ्ट से सीधा यहां से मत पहुंचो। अगर सीधे आप टफ सवाल पर अगर जाओगे ना तो वो आपको हतोत्साहित करेगा, वो आपको डराएगा, आप घबरा जाओगे, फिर वहां से भाग के वापस जाओगे। इससे अच्छा है कि धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, धीरे धीरे अपने लेवल को बेटर करो, धीरे धीरे चीजें सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट की गहराई को सीखो, हर टर्म का मतलब सीखो, हर कॉन्सेप्ट का मतलब सीखो, सवाल में क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, जो कहना जो दे रखा है और जो पूछ रखा है उसके बीच का रास्ता क्या है, उस रास्ते के बारे में लगातार सोचो। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक हम अगर सीधे सवाल, किसी टफ सवाल पर अगर जाएंगे तो हम परेशान ही होंगे। सो हैव पेशेंस, धीरे धीरे आराम आराम से लगातार ग्रो करें, अचानक से किसी बहुत ज्यादा टफ सवाल पर हाथ ना मारें, आराम आराम से पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टफ सवाल ना करें। जे में सारे सवाल टफ नहीं पूछते, इक्का दुक्का सवाल टफ पूछते, लेकिन सिर्फ उस इक्का दुक्का सवाल के लिए ही थोड़ी प्रैक्टिस होती है यार। ऐसे नहीं कि अच्छा ये वाला सवाल कर दिया, अच्छा अब तो IIT बॉम्बे वाले उठा के ले जाएंगे, ये थोड़ी है। वो तो ओवरऑल मार्क्स देखते हैं, वो जो एक्सट्रीम टफ वाला सवाल है वो भी 4 नंबर का है, जो एक्सट्रीम इजी वाला सवाल है वो भी 4 नंबर का है, बाकी जो मीडियोकर सवाल है वो भी 4 नंबर का है। जो मीडियोकर सवाल है, जो आसान सवाल है वो हो रहे हैं 4 मिनट के अंदर, ये वाला सवाल हो रहा है 40 मिनट के अंदर। बेवकूफ़ अगर वो कोई बच्चा अगर वाला सवाल कर रहा तो आप धीरे धीरे बढ़ें, वो भी करें, उसके काबिल भी बने, लेकिन उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो यार, जैसे ही हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, एडवांस की तरफ लगातार मूव करते हैं, वैसे वैसे हम लोगों को ज़्यादा अडेप्टेबल होना है। वेन ऐसे ज़्यादा अडेप्टेबल होना है, इसका मेरे कहने का अर्थ ये कि देखो ना, जेई मेन बिल्कुल फ्लैट एग्जाम है, आपको पहले से बता के रखा होता है कि देखो ये पैटर्न है, ये मार्किंग स्कीम है, ये तुम्हें बस इतना है। एडवांस के अंदर सिलेबस तक भी है ना डिफाइंड नहीं है, सिलेबस की बात किसी पूछ सकते हैं, पैटर्न डिफाइन नहीं, आपको पहले से पता ही नहीं है कि इस बार मोर देन क्रेडिट क्वेश्चन आएंगे भी या नहीं आएंगे, आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आएंगे तो पार्शियल मार्किंग होगी या नहीं होगी, नहीं पता, अंदाजा लगा रहे, हम भी अंदाजा लगा रहे हैं। हम जैसे इस साल 15 ATS लेंगे, मतलब 15 एडवांस्ड टेस्ट सीरीज के टेस्ट लेंगे, उसमें से सिर्फ 4 टेस्ट के अंदर ही हमने वो पैटर्न कॉपी किया है जो लास्ट ईयर था। बाकी 11 पेपर ऐसे हैं जिसमें पैटर्न हम लोग उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, या फिर कोई ऐसा पैटर्न जो आज तक आपने ना देखो, वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस साल एडवांस में कैसा पैटर्न पूछेंगे, तो मैं तो मेरे बच्चे के लिए चाहूंगा कि वो हर तरह के पैटर्न का एग्जाम देके जाए और वो हर तरह के पैटर्न से अडेप्टेबल हो जाए, हर तरह के सवाल से अडेप्टेबल हो जाए। जैसे ही उसको पता हो कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से कैसे अडेप्ट होना है, उसको पता रहे। जेई मेन में अडेप्टेबिलिटी इतना काम नहीं करती, लेकिन यहां करती है, यहां पर पैटर्न ही डिफरेंट है। पता लगा कि इस बार ये पूछ लिया सवालों के अंदर कि किसी भी सवाल के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा लिखा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अब बच्चा जो अडेप्टेबल होगा क्या करेगा कि अच्छा इस बार सारे सवाल करने हैं। इस मान लो ऐसा लिखा हुआ गया कि अरे भैया इस बार तो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है, और इस मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में अगर एक भी ऑप्शन अगर गलत टिक कर दिया ना, मान लो कि लेट से आंसर ABC है और अगर आपने ABCD लगा दिया, आपके हाथ काट देंगे, तो ऑफकोर्स सवाल नहीं करेंगे। तो यही तो अडेप्टेबिलिटी है कि मैं तो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाता हूं, और ये अडेप्टेबिलिटी अचानक से नहीं आती, ये तो ऑफकोर्स खूब सारे टेस्ट देने से, सवाल करने से, सवालों के साथ टाइम स्पेंड करने से ही आएगी। इस अडेप्टेबिलिटी के लिए मैं कहूंगा कि 2005 के बाद वाले जो PYQ हैं वो जरूर करें। कंपटीशन वाले बच्चों को उसके अलग से बुकलेट मिल रखी है, उसके सवाल जरूर करें। तो ये जो मैंने स्टडी मटेरियल आपको बताया, इसमें 2005 के बाद की PYQ को भी आप ऐड कर लीजिएगा, ये आपकी अडेप्टेबिलिटी को और बेटर लगातार करते जाएंगे। नेक्स्ट इज यार देखो ना, जब जेई मेन के सवाल में फॉर्मूला लगाया आंसर आया, फॉर्मूला लगाया आंसर आया, खासतौर से फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन एडवांस्ड के अंदर एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है सवाल के अंदर। सवाल बड़े होते हैं, लैंग्वेज बड़ी होती है, और उसमें पूरा आपको एनालाइज करना पड़ता है कि इस सवाल के अंदर क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है। तो इट्स समथिंग लाइक ए पजल कि मुझे यहां से यहां पहुंचना है और कौन सा रास्ता है। तो आपको सवाल पढ़ते ही सारा का सारा एनालिसिस करना है कि मुझे क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछ रखा है, और जो जो चीजें दे रखी है और जो चीज पूछी है, क्या मुझे उसके बीच का सारा रास्ता पता है क्या। अगर रास्ता पता है तो लेट्स डू इट, और अगर रास्ता नहीं पता है तो ऐसे नहीं कि चलो करके देखते हैं, ना ना ना, अगला सवाल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल पढ़ लो। घर में प्रैक्टिस करते वक्त तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में करो तब ऑफकोर्स ना, मैं एक बार बाद में आऊंगा सवाल पे ना, अभी मैं अगला सवाल कर लेता हूं। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये आना चाहिए मुझे कि एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड पूछा है, फिर मुझे जेड दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, टी पूछा है,
फिर टी दे रखा है और एस दे रखा है और यू पूछा है, और मुझे इन सब के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट मुझे ढंग से आते हैं, अभी कर लेता हूं सवाल को, अभी कर लेता हूं, अभी निपटा देता हूं। और एनालिसिस में क्या पता चला कि इससे ये, इससे ये, इससे, अभी करता हूं, हो जाएगा मेरा सवाल, इट्स डूएबल, कर लूंगा 5 मिनट में, 4 मिनट में हो जाएगा मेरे से, लेट्स डू इट, हो जाएगा। ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। देखो यार ना, जेई मेन और एडवांस में कैलकुलेशन का अंतर तो रहेगा। एडवांस की कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर रहती है। एडवांस में आपको बहुत सारे सवाल ऐसे दिख जाएंगे फिजिक्स के, मैं अगेन सारी बातें फिजिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे, अच्छे खासे वेक्टर्स के यूज करने पड़ेंगे, अच्छे खासे हो सकता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व करना पड़े। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कैसे आएंगी? प्रैक्टिस। आप जब भी सवाल करोगे, जितना मटेरियल आप करोगे, उसके अंदर बार बार सवालों के अंदर जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग होगी, वो आपको परेशान करेगी। और हर उस जो परेशान करने वाले जो कहानी है उसमें आप कैलकुलेशन आप जैसे सीखते जाओगे, आपका लगातार ये कैलकुलेशन वाला जो एप्टीट्यूड है वो लगातार और बेटर होता जाएगा, और आने वाले सवालों के साथ आप उतने ही बेटर तरीके से सामना कर पाओगे। तो कैलकुलेशंस बेटर होती जानी चाहिए। यहां पर हो सकता है कि भाई जेई मेन में एडवांस में सवाल में अंतर क्या है? जेई मेन के अंदर साफ साफ बोल रखा होगा कि सॉलिड स्फीयर जो है यूनिफॉर्म है। एडवांस के सवाल के अंदर बोल रखा होता है कि भैया देखो ऐसा ही ये सॉलिड स्फीयर है, और इसके जैसे जैसे तुम बाहर जाओगे वैसे वैसे चार्ज का जो रो है वो लगातार आर के साथ ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो उसमें बच्चे को डेरिवेशन पता होना चाहिए। सर ने डेरिवेशन सिखाई थी, सर ने मेरे को डेरिवेशन सिखाई थी कि मुझे आर डिस्टेंस जाके पहले शेल लेना है, उस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली बात तो डेरिवेशन आनी चाहिए, और उसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, लिमिट कैसे लगानी है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, और अगर बहुत टफ सवाल है तो बाई पार्ट्स कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। मान लो कोई न्यूक्लियर का कोई रेडियोएक्टिविटी का सवाल है। अब रेडियोएक्टिविटी का सवाल मान लो जे में पूछना, हालांकि सिलेबस में नहीं है, पर फिर एक सवाल पूछ लेता। मान लो कि जे एडवांस में अगर रेडियोएक्टिविटी का अच्छा सवाल पूछ रखा है, तो वो इक्वेशन ही ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई बढ़िया इक्वेशन बने, बढ़िया डिफरेंशियल इक्वेशन बने, और वो बढ़िया डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व हो पाए जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह आते हो। तो ये कैसे आएंगे? ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से ही आएंगे। जो अपने सवाल किए हैं, जो मैंने आपको सवाल करने के लिए दिए हैं, वो सारे के सारे सवाल आपको यही सब सिखाने के लिए हैं कि ये सारी के सारी कैलकुलेशंस आप धीरे धीरे करते करते सीख ही जाओगे। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। हालांकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होती, बट मैथमेटिक्स वगैरह में खूब सारी होती है। फिजिक्स में भी हल्की फुल्की किसी न किसी सवाल के अंदर मैनिपुलेशन लग सकती है। वो मैनिपुलेशन जो आएगी वो ऑफकोर्स सवालों के एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आएगी। पेपर में ऐसा बहुत बार होगा, जैसे मान लो कि लेट से 36 सवाल है, 36 सवाल में कोई ना कोई 5 सवाल ऐसे होंगे जो टफर साइड के होंगे, टफ और मीडियम साइड के होंगे, लेकिन जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, उसने वो वाले सवाल पहले से कर रखे हैं, वो कर देगा। तो ऐसे केस में एक्सपीरियंस मैटर्स। और जो दूसरा वाला बच्चा है, जो हो सकता है जिसका आईक्यू अच्छा हो, एप्टीट्यूड अच्छा हो, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हो, लेकिन उसने मेहनत उतनी नहीं की, सवाल उतने नहीं किए, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन 6 सवालों को, उन 5 सवालों को वो फ्रेश करेगा। तो हो सकता है कि उन 5 में से सिर्फ उसे 2 ही कर पाए। तो ऐसे केस में जिस बच्चे ने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, ज्यादा सवालों का जिसको एक्सपीरियंस है, वो उस बच्चे को हमेशा ही थोड़ी सी एज होगी। तो डू एज मैनी एज पॉसिबल एज क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ भी लगातार जो उसके वेरिएशंस हो सकते हैं वो लगातार सोचते रहें। आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो आपको एक्चुअली जो एग्जाम होगा उसमें हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर एक्चुअल पेपर के अंदर कोई भी 5 सवाल मीडियोकर और टफ साइड के अगर आपके देखे हुए आ गए, तो ये मान के चलो कि आपकी रैंक जो भयंकर तरीके से शूट कर जाएगी। मैंने ऐसे शूट कर जाएगी। 5 सवाल अगर देखे हुए अगर आ गए, टफ वाले, आसान तो देखे हुए, टफ सवाल और मीडियम वाले सवाल, अगर 5 सवाल भी अगर मान लो देखे हुए आगे, और मान लो लेट से तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर अगर 10 सवाल भी अगर देखे हुए आगे, तो मान के चल लो कि जो रैंक आपकी 10,000 आने वाली थी वो रैंक 2,000 आएगी। और वो 2,000 और 10,000 रैंक के अंदर ये डिफरेंस है एक्सपीरियंस का, कि आप कितने सवाल करके आए हो और आपने हर सवाल से क्या सीखा है, आपने हर सवाल से क्या ये कैलकुलेशन मैनिपुलेशंस ये सीखी नहीं सीखा, आपने सीख रखी है, बस आपका सवाल हो गया, डन है, आप कर लोगे उससे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट जरूर दें। जेई मेन से भी ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर है मॉक टेस्ट देना तो एडवांस में। एडवांस क्योंकि जेई मेन तो फ्लैट एग्जाम है भाई, 25 सवाल हैं, 5 आपके एससीक्यू हैं, 5 आपके इंटीजर हैं, और सब में नेगेटिव मार्किंग है, कर लो। एडवांस्ड के अंदर तो आपको पता ही नहीं कि पैटर्न कैसा है।
हालांकि पैटर्न में भी सवाल वही जो लास्ट ईयर में पूछ रहे हैं वैसे वही हैं, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनकी मार्किंग स्कीम्स, उसमें जो एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे को उनका एक्सपोजर होना ही होना चाहिए। तो अगर आपका एम ऊपर की 4-5 हज़ार रैंक है तो आप कोई टेस्ट ना छोड़ें। जो भी अपने कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको एक एटीएस का एक्सेस मिलेगा, दैट इज एडवांस टेस्ट सीरीज। उसके अंदर 15 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट के अंदर ऑफकोर्स 2 पेपर होंगे, तो कुल मिलाकर ऑफकोर्स बड़ा 30 पेपर के आसपास होंगे। फिर भी अगर आपने कभी कहा कि सर हमें और पेपर देने हैं तो हम इसके अंदर और मैनेज कर लेंगे। सारे पेपर एकदम क्वालिटी वाइज एकदम मान लो परफेक्ट ही होंगे। जिस तरह से हमने यूटीएस के पेपर बनाए थे, यूटीएस के पेपर में बड़ी मुश्किल से कोई इक्का दुक्का कोई करेक्शन रहे होंगे, बिल्कुल हमने परफेक्शन के साथ पेपर बनाए थे, बिल्कुल वही परफेक्शन के साथ आपके एटीएस के टेस्ट होंगे। और ये एटीएस के जो टेस्ट होंगे इनका पैटर्न, इनका सवालों का टाइप बिल्कुल आपके एडवांस को मैच करेगा। यू हैव टू अपीयर इन दिस टेस्ट। इन टेस्टों को छोड़ना नहीं। इनमें से 5 टेस्ट जो होंगे वो जेईई मेन 2 से पहले होंगे और 10 टेस्ट जो होंगे वो जेईई मेन 2 और एडवांस्ड के बीच में होंगे। तो इन टेस्टों को जरूर देना और हर टेस्ट को एनालाइज करना, अपनी जो कमियां खामियां हैं उन पर लगातार काम करना। इन 15 में से कोई 4 टेस्ट होंगे, हम पहले से नहीं बताएंगे, जिनका पैटर्न एग्जैक्टली लास्ट ईयर के जैसा होगा और बाकी 11 जो होंगे वो अलग अलग पैटर्न के होंगे, अलग अलग साल के जैसे थे ना वैसे, और कोई नया भी आ सकता है। ठीक है, वो इसलिए कि आप ना हर पेपर के साथ अपने आप को मैनेज कर पाए। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पर, इन सारी सारी बातों पर लगातार ध्यान रखें, मेहनत करें, दिन में 11-12 घंटे के आसपास की पढ़ाई करें और कैट्स को लगातार फॉलो करें, उनके लेक्चर्स को लगातार फॉलो करें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करें, सवालों की गहराई तक समझने में ज़्यादा फोकस करें। सिर्फ फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, टेस्ट लगातार रेगुलरली दें, 3-3 घंटे लगातार बैठें, मेहनत करें, बड़े आराम से आप ये एडवांस के एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे। मैंने अपनी तरफ सारी बातें बोल दी है। फिर भी अगर मेरे से कोई बात छूट गई हो, रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। इस प्रकार के किसी और वीडियो की अगर आवश्यकता हो, कोई गाइडेंस की अगर आवश्यकता हो, मुझे बोलना, मैं उस पर वीडियो बना के आपके लिए सेंड कर दूंगा। पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।